नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। खबरों को देख लेते हैं तेज रफ्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी फ्रांस और अमेरिका की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर विभिन्न द्विपक्षीय एवं वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट की सह अध्यक्षता की, तो वहीं अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। दिल्ली में सरकार गठन को लेकर बैठकों का दौर जारी है। कल देर शाम भाजपा के संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, चुनाव सह प्रभारी अतुल गर्ग, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन राणा के साथ बैठक की। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य नेताओं की कई बैठकें हो चुकी हैं। नड्डा दिल्ली के कई विधायकों से भी अलग अलग मिल चुके हैं। राजौरी गार्डन के विधायक और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, जल्दी ही पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। उसके बाद भाजपा विधायक दल की बैठक होगी। कांग्रेस ने एक के बाद एक कई विधानसभा चुनावों में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद कल अपने राष्ट्रीय संगठन में बड़ा फेरबदल किया। पार्टी ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्यसभा सदस्य सैयद नासिर हुसैन को महासचिव बनाया है। बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और तेलंगाना के पार्टी प्रभारियों को बदलते हुए 9 नए प्रभारियों की नियुक्ति हुई है। रजनी पाटिल, वीके हरिप्रसाद और मीनाक्षी नटराजन समेत 9 नेताओं को अलग अलग प्रदेशों का प्रभारी नियुक्त किया गया है। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इन नेताओं को नई जिम्मेदारी सौंपने के साथ ही राजीव शुक्ला, मोहन प्रकाश, देवेंद्र यादव, अजय कुमार, दीपक बावरिया और भरत सिंह सोलंकी को प्रदेश प्रभारी के दायित्व से मुक्त किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आयकर विधेयक 2025 पर विचार करने के लिए 31 सदस्यीय प्रवर समिति का गठन किया। भाजपा सांसद बैजयंत पांडा को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। समिति में भाजपा की ओर से बैजयंत पांडा के अलावा निशिकांत दुबे, जगदीश शेट्टार, सुधीर गुप्ता, पीपी चौधरी और नवीन जिंदल समेत 14 नेताओं को जगह दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को लोकसभा में आयकर विधेयक 2025 पेश किया था और बिरला से इसे प्रवर समिति के विचार के लिए भेजने का आग्रह किया था। धर्म और संस्कृति के 2 सबसे बड़े प्राचीन नगरों वाराणसी और तमिलनाडु के समागम का उत्सव काशी तमिल संगमम आज से वाराणसी में शुरू हो रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री आल मुरुगन काशी तमिल संगमम के 3रे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। वाराणसी में इस 10 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लगभग 1200 प्रतिनिधि तमिलनाडु से इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। तमिलनाडु का पहला 200 छात्रों और शिक्षकों और लेखकों का दल इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आज वाराणसी पहुंचेगा। तमिल मेहमानों के स्वागत के लिए भव्य स्तर पर तैयारियां की गई हैं। प्रतिभागी काशी के अलावा प्रयागराज और अयोध्या का भी दौरा करेंगे। कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर इनमें काफी उत्साह। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की शुरुआत अंग्रेजी विषय की परीक्षा के साथ होगी, तो वहीं 12वीं परीक्षा की शुरुआत फिजिकल एजुकेशन विषय की परीक्षा के साथ होगी। परीक्षा सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होगी। कुछ विषयों के लिए परीक्षा सुबह 10:30 से 12:30 बजे तक होगी। परीक्षा शुरू होने से पहले विद्यार्थियों को अतिरिक्त 15 मिनट का समय दिया जाएगा। सीबीएसई ने विद्यार्थियों के तनाव को कम करने और उन्हें परीक्षा की तैयारी में सहायता देने के लिए मनोसामाजिक परामर्श सेवाएं भी शुरू की हैं। ये सेवाएं 4 अप्रैल तक उपलब्ध रहेंगी। इस बार 42 लाख से ज्यादा विद्यार्थी इन परीक्षाओं के लिए पंजीकृत हुए हैं।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत के लोकतंत्र की दिशा पर आशा जताई है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि भारत के लोकतंत्र ने अच्छा प्रदर्शन किया है। डॉक्टर जयशंकर कल जर्मनी में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में लिव टू वोट अनदर डे फोर्टिफाइंग डेमोक्रेटिक रेजिलियंस विषय पर एक पैनल चर्चा में हिस्सा लिया। उन्होंने भारत में चुनाव कैसे आयोजित किए जाते हैं और हाल में दिल्ली में हुए चुनावों और पिछले साल हुए संसदीय चुनावों का भी उल्लेख किया। विदेश मंत्री ने कहा कि वे इस बात से सहमत नहीं हैं कि विश्व स्तर पर लोकतंत्र संकट में है और उन्होंने भारत के लोकतंत्र पर प्रकाश डाला। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन से इतर अपने यूक्रेनी समकक्ष एंड्री सिबहा के साथ बैठक की। इस दौरान दोनों नेताओं ने यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए चल रहे प्रयासों पर बातचीत की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय सहयोग और यूक्रेन के विकास पर बातचीत हुई। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर गांव में एक युवक की हत्या करने वाले 7 नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। रात के समय घर में घुसकर नक्सलियों से पहले युवक को घर से घसीटकर बाहर निकाला था, फिर धारदार हथियार से उस पर बेरहमी से हमला किया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति आज रांची स्थित बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इसका के प्लैटिनम जयंती समारोह को संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। एक दिवसीय दौरे में उपराष्ट्रपति माता वैष्णो देवी मंदिर और भैरोजी मंदिर भी जाएंगे, जहां वो पूजा अर्चना करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल भोपाल स्थित राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के लिए अभिव्यक्ति की आजादी महत्वपूर्ण है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज बेंगलुरु स्थित डीआरएम कार्यालय में रेलवे परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही बैठक में भी भाग लेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज हरियाणा के झज्जर स्थित एम्स के राष्ट्रीय कैंसर संस्थान यानी कि एनआईसी के स्थापना दिवस समारोह में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री एम्स ऑन्कोलॉजी कॉन्क्लेव 2025 का भी उद्घाटन करेंगे। प्रयागराज में 13 जनवरी से प्रारंभ हुए महाकुंभ में गंगा और त्रिवेणी संगम में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है। अभी तक कुल 50 करोड़ 20 लाख से अधिक लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ दुनिया का पहला आयोजन बना जहां 50 करोड़ से अधिक लोग प्रत्यक्ष सहभागी बने। मानव इतिहास के किसी आयोजन में इतनी बड़ी संख्या में लोगों के सहभागी होने के प्रमाण नहीं है। महाकुंभ के समापन से 12 दिन पहले ही स्नानार्थियों की संख्या ने नया कीर्तिमान रचा है। योगी आदित्यनाथ ने 50 करोड़ का आंकड़ा पार करने पर कहा कि वास्तविक अर्थों में भारत की लोक आस्था का यह अमृतकाल। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल सपरिवार प्रयागराज में जारी दिव्य और भव्य महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। देवेंद्र फडणवीस ने महाकुंभ में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं की प्रशंसा की, साथ ही साथ कहा कि यह महाकुंभ एक नया इतिहास बना रहा है। उत्तर रेलवे महाकुंभ मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आज से 3 दिन तक नई दिल्ली और वाराणसी के बीच प्रयागराज के रास्ते वंदे भारत विशेष ट्रेन चलाएगा। उत्तर रेलवे ने एक बयान में कहा है कि वंदे भारत विशेष ट्रेन संख्या 02252 नई दिल्ली से सुबह 5:30 बजे प्रस्थान करेगी और दोपहर 12 बजे प्रयागराज होते हुए 2:20 पर वाराणसी पहुंचेगी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ के महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान में किसान नेताओं के बीच 3 घंटे बैठक चली। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री ने चर्चा को सकारात्मक बताते हुए कहा कि अगली बैठक 22 फरवरी को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होगी। इसी के साथ पंजाब सरकार में मंत्री गुरमीत सिंह ने भी बैठक को सौहार्दपूर्ण बताया और कहा कि किसानों से जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा व्यापक हुई। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल ने कल जयपुर में आकाशवाणी केंद्र जयपुर में अधिकारियों की बैठक को लेकर केंद्र की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की। ओडिशा के पुरी में आयोजित होने वाली
विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा इस वर्ष 27 जून से शुरू होगी। इस रथ यात्रा को सुव्यवस्थित तरीके से आयोजित करने के लिए शुक्रवार को राज्य पुलिस महानिदेशक योगेश बहादुर खुरानिया की अध्यक्षता में बैठक हुई। जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान पुरी में लाखों भक्त भगवान जगन्नाथ के रथ का दर्शन करेंगे। ये रथ यात्रा विशेष रूप से ओडिशा में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है, जहां 3 रथों पर भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र विराजमान होते हैं। पंजाब में विश्व हिंदू परिषद के नेता विकास प्रभाकर उर्फ विकास बग्गा की निर्मम हत्या के मामले में बब्बर खालसा इंटरनेशनल बीकेआई मॉड्यूल के 2 आतंकियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। धर्मेंद्र कुमार उर्फ कुणाल और दुबई में रह रहे फरार आरोपी हरविंदर कुमार उर्फ सोनू पर यूएपीए, आईपीसी और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। ये घटना 13 अप्रैल 2024 को हुई थी। संभल पुलिस ने शाही जामा मस्जिद के दूसरे सर्वे के दौरान हुई हिंसा में शामिल 74 उपद्रवियों की पहचान के लिए सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर चस्पा किए हैं। मामले में उतरी संभल के अपर पुलिस अधीक्षक श्रीश चंद्र ने बताया है कि ये पोस्टर संभल नगरीय क्षेत्र के अलावा विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर भी लगाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाएगी। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से राज्य पुलिस महानिदेशक के नेतृत्व में 7 सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा। प्रदेश के विभिन्न संगठनों एवं नागरिकों ने लव जिहाद एवं धोखाधड़ी और जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने हेतु कानून बनाने के संबंध में अभ्यावेदन दिया था, जिसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने समिति का गठन किया। स्टेडियम में 16 से 24 फरवरी के बीच आदि महोत्सव का आयोजन हो रहा है। महोत्सव का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया जाएगा। इस साल महोत्सव में 240 दुकानें लगेंगी, जिसमें 25 स्टॉल जैविक उत्पादों के भी होंगे। उत्साह और जोश के साथ शुरू हुआ भारत टेक्स एक्सपो 2025। भारत सरकार के टेक्सटाइल मंत्री गिरिराज सिंह ने भारत मंडपम का दौरा किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 फरवरी को भारत मंडपम में भारत टेक्स एक्सपो में शिरकत करेंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार फटाफट अंदाज में खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए एक्सप्रेस 100। नमस्ते, मेरा नाम रवि है। बहुत सालों से मैं अपना सीएनजी ऑटो चलाता हूँ और इससे मिलने वाले माइलेज से मैं खुश हूँ। नमस्ते, मैं राजेश हूँ। मैंने कुछ महीने पहले कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पर स्विच किया है। सीएनजी कम कीमत पर अधिक फायदा देती है और ये आसानी से उपलब्ध है। सीएनजी एक प्रदूषण रहित ईंधन है। इसकी उच्च इग्निशन तापमान के लिए धन्यवाद। आज ही सीएनजी अपनाएं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। चलिए रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति में आई तेज गिरावट। जनवरी में ये घटकर 5.88% रह गई, जो दिसंबर 2024 में 8.47% थी। सब्जियों की महंगाई दर 20% घटकर 8.35% हुई। दिसंबर 2024 में ये 28.65% थी। ईंधन और बिजली श्रेणी में जनवरी में मुद्रास्फीति 2.78% घटी, जबकि दिसंबर में ये 3.79% थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने न्यू इंडिया को ऑपरेटिव बैंक पर धन की हेराफेरी के आरोपों के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए 6 महीने का प्रतिबंध लगाया। आरबीआई ने कहा कि बैंक की मौजूदा नकदी स्थिति को देखते हुए निर्देश दिया गया है कि वो जमाकर्ता के बचत बैंक या फिर चालू खातों या किसी अन्य खाते से किसी भी राशि की निकासी की अनुमति ना दे। भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामकीय नियमों के उल्लंघन के लिए 2 बैंकों नैनीताल बैंक और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पर कुल 68.1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया।
भारत संचार निगम लिमिटेड ने मौजूदा वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही में 262 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। वहीं बीएसएनएल ग्राहकों की संख्या भी 9 करोड़ हुई। वहीं इस पर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारत के दूरसंचार क्षेत्र के लिए बड़ा अहम दिन। उन्होंने उम्मीद जताई कि चौथी तिमाही में भी कंपनी के राजस्व में बढ़ोतरी होगी। सेबी को सरकार से अपने अधिकार को बढ़ाने की मांग के बाद बाजार से जुड़े उल्लंघनों की जांच के लिए संबंधित आरोपियों की कॉल रिकॉर्ड ग्रुप चैट पाने का अधिकार मिला। टाटा समूह के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन को ब्रिटेन और भारत के व्यापारिक संबंधों में उनके योगदान और सेवाओं के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट ऑर्डर से सम्मानित किया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आंकड़ों की सुरक्षा के लिए मसौदा नियमों पर विचार पेश करने की समय सीमा 15 दिन बढ़ाकर 5 मार्च की। ऑनलाइन मंच के जरिए कैब बुकिंग की सुविधा देने वाली कंपनी रैपिडो कर्नाटक में पिंक रैपिडो मोटरसाइकिल का अपना नया बेड़ा पेश करेगी। ये सेवा विशेष रूप से महिलाओं के लिए होगी। यूटिलिटी वाहनों की मांग के कारण जनवरी में यात्री कारों की थोक बिक्री सालाना आधार पर 1.6% बढ़कर 3,99,386 यूनिट पहुंची। शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव के बावजूद आर्बिट्राज फंडों ने एक साल में एफडी की तुलना में 7% ज्यादा रिटर्न दिया। आंकड़ों के मुताबिक 3 साल में एक्सिस आर्बिट्राज फंड ने 6.25% का रिटर्न दिया, जबकि टाटा की इसी कैटेगरी ने 6.29% का रिटर्न दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को एक बार फिर कड़े शब्दों में चेतावनी दी। ट्रंप ने जंग के फिर से शुरू होने के संकेत देते हुए कहा कि अगर कल तक बंधक रिहा नहीं हुए तो उन्हें नहीं पता कि कल 12 बजे क्या होने वाला है। अमेरिकी सेना में ट्रांसजेंडर्स की भर्ती पर लगी रोक, यूएस आर्मी ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर किया ऐलान। अमेरिकी सेना ने यह भी कहा है कि सैनिकों को लिंग परिवर्तन की भी इजाजत नहीं होगी। साथ साथ सेना ने लिंग डिस्फोरिया का इतिहास रखने वाले व्यक्तियों के लिए सभी नए प्रवेश भी रोक दिए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि उनका देश यूक्रेन रूस युद्ध को समाप्त करने के लिए किसी भी बातचीत से पहले सुरक्षा गारंटी चाहता है। वहीं ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो रूसी नेता व्लादिमीर पुतिन से व्यक्तिगत तौर पर तभी मिलेंगे जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक सामान्य योजना पर चर्चा की जाएगी। अमेरिका के एक संघीय जज ने अंतर्राष्ट्रीय मानवीय सहायता और विकास कार्यों के लिए अमेरिकी मदद को फिर से शुरू करने का आदेश दिया और इस आदेश को लागू करने के लिए 5 दिनों की समय सीमा तय की। जज ने अपने फैसले में कहा कि ट्रंप प्रशासन ने यह नहीं बताया कि उसने सभी विदेशी मदद को एक साथ क्यों बंद किया, जिससे दुनिया भर के हजारों संगठनों, व्यापारियों और कंपनियों के साथ अनुबंधों में अराजकता की स्थिति पैदा हुई। पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में एक आईईडी विस्फोट में 11 कोयला श्रमिकों की मौत, वहीं 7 अन्य लोग घायल हुए। उत्तराखंड में आयोजित हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुक्रवार को 18वें दिन हल्द्वानी में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ समापन हो गया। 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मेघालय करेगा। 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन के मौके पर समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा को 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए खेल ध्वज सौंपा। 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, देवभूमि न केवल राष्ट्रीय खेलों के कारण बल्कि खेलों में अपने खिलाड़ियों के प्रदर्शन और खेलों की सफल मेजबानी के कारण खेल भूमि में बदल गई। 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह में मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोहराया कि भारत 2036 में होने वाले ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के माध्यम से ग्रीन गेम्स का संदेश दिया है। प्रदेश में खेल वन का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें 1600 पेड़ रोपे जाएंगे। राष्ट्रीय खेलों में सर्विसेज ने 68 स्वर्ण पदक के साथ कुल 121 पदक जीतकर राष्ट्रीय खेलों का खिताब अपने नाम किया।
राष्ट्रीय खेलों में दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र की टीम रही, जिन्होंने कुल 201 पदक जीते। वहीं राष्ट्रीय खेलों में तीसरे स्थान पर हरियाणा की टीम रही, जिसने कुल 153 पदक जीते, जिसमें 48 स्वर्ण पदक रहे। मेजबान उत्तराखंड ने राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और कुल 103 पदक जीतने के साथ 7वें स्थान पर रहा। राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, मेघालय के मुख्यमंत्री कोंकल संगमा और उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्य, मुक्केबाज मैरी कॉम और ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज गगन नारंग भी शामिल हुए। आईसीसी ने पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात में 19 फरवरी से शुरू होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी की पुरस्कार राशि में 53% की बढ़ोतरी की है। कुल पुरस्कार राशि लगभग 60 करोड़ रुपए कर दी गई है। चैंपियंस ट्रॉफी की विजेता टीम को $22,40,000 यानी कि लगभग 20 करोड़ रुपए मिलेंगे। उपविजेता को इसकी आधी राशि 9.72 करोड़ रुपए मिलेगी। सेमीफाइनल में हारने वाली टीमों को 4.86 करोड़ रुपए मिलेंगे। महिला प्रीमियर लीग का आज दूसरा मुकाबला मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शनिवार को होगा। ये मैच वडोदरा में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। गुजरात के वडोदरा में खेले गए महिला प्रीमियर लीग के पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात जायंट्स को 6 विकेट से हराकर जीत के साथ शुरुआत की। भारत के निकी कलियानदा पोनाचा और जिम्बाब्वे की कर्टनी जॉन लॉक की जोड़ी दिल्ली ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। इंडियाज गॉट टैलेंट शो में अभद्र टिप्पणी करने के बाद अब अपूर्वा मखीजा का नाम आईफा एम्बेसडर सूची से हटाया गया। सिनेमाघरों के बाद अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 ने ग्लोबल स्ट्रीमिंग चार्ट पर मचाई धूम। फिल्म इस समय दुनिया भर में 3 नंबर पर रैंक कर रही है। साथ साथ यह फिल्म 14 देशों में भी ट्रेंड कर रही है। सनी देओल की 1996 में रिलीज हुई फिल्म घातक बड़े पर्दे पर फिर से दस्तक देने को है तैयार। फिल्म 28 फरवरी को होगी री-रिलीज। इसके रिलीज के पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर छाई विकी कौशल की फिल्म छावा। फिल्म ने अपने ओपनिंग डे पर की 25 करोड़ रुपए से ऊपर की कमाई। फिल्म सनम तेरी कसम ने री रिलीज के बाद 7 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर की 30 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई। आमिर खान और सलमान खान की फिल्म 1994 की फिल्म अंदाज अपना अपना 27 मार्च को बॉक्स ऑफिस पर री रिलीज के लिए है तैयार। फिल्म का टीजर हुआ जारी। जॉन अब्राहम की फिल्म द डिप्लोमेट का ट्रेलर जारी हो गया है। फिल्म 7 मार्च को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। साउथ के नेचुरल स्टार नानी के जन्मदिन यानी कि 24 फरवरी को उनकी फिल्म हिट 3 द थर्ड केस का टीजर होगा रिलीज। जानवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म परम सुंदरी 25 जुलाई को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। सनम तेरी कसम फेम हर्षवर्धन राणे ने अपनी आगामी फिल्म दीवानियत का सोशल मीडिया पर किया ऐलान। बॉलीवुड अभिनेत्री ऋचा चड्ढा की अपनी अगली फिल्म आखिरी सोमवार की उन्होंने घोषणा की है, जिसे ऋचा ने कोरोना काल के दौरान खुद लिखा है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में अपनी शानदार जीत के बाद यूनिवर्सल पिक्चर्स की फिल्म द ब्रूटलिस्ट 28 फरवरी को भारत में होगी रिलीज। तो इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।